नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। सोनी अक्सर उस चाय की टपरी पर 14 साल के नन्हे से बच्चे को अपनी दादी के साथ देखा करती, जो हमेशा अपनी दादी के आंचल से सिमटा बैठा रहता। वह बुजुर्ग महिला कभी इस बच्चों को चाय पिलाती तो कभी उसके बालों को सहलाती रहती। उस बच्चे से सोनी को भी एक लगाव सा हो गया था और जिस दिन वह बच्चा नहीं दिखता, सोनी की नज़रें उसे ढूंढती रहती थी। वह उस चाय की टपरी पर हमेशा अपनी दादी के साथ ही रहता था और 10 बजे वह स्कूल के बाहर चाय की टपरी पर चाय बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। चाय के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए टॉफ़ी वगैरह भी रखती थी। तो वह स्कूल की छुट्टी होते ही कुछ बच्चे उनसे सामान खरीद लेते थे। वह छोटा सा बच्चा अपनी दादी के पास गुमसुम सा बैठा रहता। दादी भी सुबह सुबह उसे तैयार करके लाती थी। एक दिन सोनी ने कहा, बेटा बिस्कुट खाओगे? उसने एक बार सोनी की ओर देखा और फिर अपनी दादी की ओर देखने लगा, मानो पूछ रहा हो कि दादी ले लूँ क्या? उसकी दादी ने कहा, ले लो बेटा, मैडम प्यार से दे रही हैं। उस बच्चों ने हाथ बढ़ाया और फिर दादी के आंचल में सिमट गया। वह बोली, मैडम जी यह बहुत संकोची है, डरता भी बहुत है, मेरा पल्लू छोड़ता ही नहीं है। सोनी ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी। उसने उठकर वह पैकेट उसके हाथ में रखा और उसके बाल सहलाते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वह कुछ नहीं बोला। माँ जी ने कहा, इसका नाम राहुल है। माँ जी, इसके माता पिता वो कहाँ हैं? सोनी के इतना कहते ही उस बूढ़ी महिला की आंखें भर आई, जैसे उनके जख्म फिर से हरे हो गए हो। सोनी बोली, क्या हुआ माँ जी? मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? मेरा इरादा आपको चोट पहुँचाने का नहीं था, माफ़ करना। वह बूढ़ी महिला बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस किस्मत की मारी हूँ। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। फिर क्या हुआ माँ जी? सोनी ने पूछा। तो वह अपनी बीती यादों में खो गई। अब क्या बताऊँ मम्मी, मैं तो बर्बाद ही हो गई। अच्छी भली तो मैं अपने पति के साथ इस घर में रह रही थी, पर जब से मेरे सास ससुर यहाँ रहने आए हैं, तब से ही पुनीत, जो स्वर्गीय पति था, परेशान रहता था। कितना अच्छा नौकरी छोड़कर बिजनेस करने लगा। सब बढ़िया चल रहा था, पर उसके ही माँ बाप की नज़र लग गई। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। ना जाने लोगों ने क्या जादू टोना किया था। अपने बेटे को तो खा गई, कहीं मुझ पर भी कुछ टोना टोटका ना कर दे। साक्षी अपनी माँ शकुंतला जी से बोली, हाँ बेटा, हो सकता है तुम्हारी सास बुरी आँखों वाली है, हो ना हो ज़रूर वह जादू टोना जानती हो। ऐसी माँ भी हो सकती है जो अपने बेटे को खा जाए। हे भगवान, नहीं नहीं, अब तुम वहाँ मत रहना। अपनी जितनी भी ज्वेलरी है, पैसे और ज़रूरी कागजात सब लेकर यहाँ आ जाओ। वैसे भी तुम्हारे भाई भाभी हमारे साथ नहीं रहते हैं, तो तुम ही तो हमारा सहारा है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद साक्षी अपने महंगे कपड़े, जेवर और ज़रूरी सामान एक बैग में डाल रही थी। तभी उसके सास मालती जी बोली, बहू यह सामान क्यों पैक कर रही हो? क्या तुम कहीं जा रही हो? साक्षी गुस्से में बोली, अब क्या मैं कहीं जाऊंगी तो आपसे पूछ कर जाऊंगी। आप लोग जो चाहते थे वह तो हो गया। अरे चैन से अपने बेटे को जीने नहीं दिया।
अब क्या मुझे भी मारना चाहती हैं? मालती जी अपनी आवाज़ में बोली, बहू यह कैसी बातें कर रही हो? अब तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? हंसने खेलने की उम्र में हमारा पुनीत इस दुनिया से चला गया। अरे ईश्वर हमें क्यों नहीं ले गए? पर तुम अगर ऐसे करोगी तो हम किसके सहारे जिएंगे? और यह सामान क्यों पैक कर रही हो? साक्षी बोली, यह मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत दिखाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इतना कहते हुए उसने मालती जी के कमर से तिजोरी की चाबी खींची और बोली, इन चाबियों पर आपका कोई अधिकार नहीं। इस घर की एक एक चीज़ मेरे पति की है तो सब कुछ मेरा है। इतना कहते हुए उसने लॉकर खोला और जितने गहने पैसे थे सब बैग में भरने लगी। मालती जी बोली, बहू आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? और यह सारी चीज़ लेकर तुम जा कहाँ रही हो? साक्षी ने एक जोर का धक्का मालती जी को दिया और बोली, हट जा बुढ़िया मेरे सामने से। तेरी मनहूस शक्ल मैं देखना नहीं चाहती। मैं इस घर में अब नहीं रहूँगी। मैं अपने मायके जा रही हूँ और जितनी जल्दी हो सके तुम लोग भी अपना बोरिया बिस्तर समेटो और इस घर को खाली करो। इस घर में मैं तुम लोगों का बिल्कुल नहीं देखना चाहती। इतना कहते हुए साक्षी कैब बुक करने लगी। मालती जी अपने पति सुरेश बाबू को आवाज़ लगाने लगी, सुनते हैं, कहाँ हैं आप? देखिए यह बहू क्या बचपना कर रही है, कुछ तो समझाइए। सुरेश बाबू अपने कमरे से भागे भागे आए। बहू क्या बात हुई, मुझे बताओ। अगर मालती की किसी बात का तुम्हें बुरा लगा है तो मैं उसे समझाऊंगा। साक्षी ने सुरेश बाबू की उम्र का भी लिहाज नहीं किया और उन्हें धक्का देते हुए बोली, चल हट बुढ़ाऊ, तेरी तो शक्ल से मुझे नफरत है। अब तुम दोनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। इतना कहते हुए वह कैब में बैठी और चली गई। सुरेश बाबू का माथा चौखट से टकरा गया और उनका सर फट गया। मालती जी ने उन्हें संभाला, अपने आंचल से उनके सर को दबाया और कहने लगी, हे भगवान, तुमने हमें यह कैसा दिन दिखाया। एक तो हमारे जवान बेटे को हमसे छीन लिया, ऊपर से बहू इतनी बददिमाग कि उसे अपने माँ बाप की उम्र के सास ससुर भी नहीं दिख रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कितना खून बह रहा है, अब हमारी कौन मदद करेगा? सुरेश बाबू बोले, मालती तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। मालती जी बोली, यह थोड़ी सी चोट है, आप इसे दबाए रखिए, तब तक मैं दवाई लेकर आती हूँ। ना जाने बहू को क्या हो गया है। इतना कहते हुए वह मलहम पट्टी करने लगी। दूध में हल्दी डालकर उन्होंने सुरेश बाबू को पीने दिया, फिर दवाई लेकर उन्हें सुला दिया। मालती जी सोचने लगी, कितना चाव से बेटा अपनी पसंद से शादी करके बहू लेकर आया। अब बेटे की खुशी में ही खुश हो गए, पर ईश्वर ने एक ऐसा दिन दिखाया। अच्छी भली नौकरी कर रहा था, पर साक्षी के कहने पर बिजनेस क्या शुरू किया। दिन रात उसके माथे पर चिंता ही चिंता लगी रहती थी। एक पल भी मेरे बच्चे को शांति नहीं मिलती थी, पर जैसा भी था कम से कम मेरे नज़रों के सामने तो था। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। 10-15 दिन बाद कुछ लोगों का फ़ोन आया और सुरेश बाबू से कहा, जितनी जल्दी हो सके हमारा कर्ज चुका दो, वरना हम तुम्हें घर से बाहर फेंक देंगे। मालती जी वहीं बैठी थी, वह परेशान हो गई और बोली, यह क्या हो गया जी? हम पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे? कर्जदार हमसे पैसे मांग रहे हैं, हम कैसे चुकाएंगे? आप बहू से बात क्यों नहीं करते हैं? सुरेश बाबू बोले,
क्या बात करूं मालती, उसके पिता से बात की थी तो वह साफ साफ मुकर गए। अगर बहू को हमारी चिंता होती तो हमें इस हालत में छोड़ कर जाती। अरे जब बेटे के रहते ही वह हमसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी तो अब उसे हमारी क्या ही चिंता। फिर भी देखता हूँ, कुछ लोगों से बात तो की है, कहीं से पैसों का बंदोबस्त हो जाए बस। मालती जी बोली, यह क्या कह रहे हैं? कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेंगे? अब क्या हम खुद को बेच दें? अरे यह घर ही तो बस एक सहारा हमारे पास बचा है। अगर इसे भी बेच देंगे तो हम उसके बाद कहाँ रहेंगे? हे भगवान, हम तो कहीं के नहीं रहें। इस उम्र में और क्या क्या दिखना बाकी है। मालती जी आंसू पोंछते हुए सुरेश बाबू से बोली, आप ऐसा करो, मुझे एक बार बहू के पास ले चलो, मैं उससे बात करूँगी। मुझे उम्मीद है कि वह मेरी बात समझेगी। आखिर हमारे बेटे की कमाई पर हमारा भी तो हक है। अगर बेटा जिंदा होता तो क्या हमें ऐसी स्थिति में छोड़कर पीठ दिखाकर चला जाता? तो बहू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे एक बार उसके पास ले चलो। सुरेश बाबू को हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। आखिर हार कर वह बोले, ठीक है मालती, तुम तैयार हो जाओ, हम अभी चलते हैं। इतना कहकर दोनों घर में ताला लगाए और निकल गए। मालती जी और सुरेश बाबू दोनों बुजुर्ग दंपति 6 महीने पहले ही जिनके बेटे पुनीत का निधन हुआ, अभी तक अपने बेटे के दुख से पूरी तरह उभर भी नहीं पाए थे कि कर्जदारों की धमकियां ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। उस पर से उनकी बहू साक्षी के व्यवहार ने तो उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। साक्षी ने पति के इंश्योरेंस के पैसे सब अपने पास रख लिए और सब लेकर वहां से चलती बनी और पीछे छोड़ गई अपने बूढ़े सास ससुर के लिए सिर्फ कर्ज और कर्ज। जब कर्जदार ने पैसा मांगना शुरू किया तब जाकर उसके माता पिता को होश आया और उन्हें पता चला कि साक्षी यहाँ से सब कुछ समेट कर ले जा चुकी है। जब उन्होंने इस बारे में साक्षी के पिता मनमोहन बाबू से बात की तो वह साफ साफ मुकर गए कि नहीं, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह सारा कर्जा आपके बेटे ने लिया था और उसके पति की कमाई पर तो उसका पूरा अधिकार है। यह कर्ज आपके बेटे ने लिया है तो आपको ही चुकाना पड़ेगा। इसीलिए वह या उनकी बेटी कोई मदद नहीं करेंगे। बहरहाल 2-3 घंटे बाद दोनों दंपति साक्षी के घर पहुँचे। वहाँ जाकर पता चला कि वह अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने गई हुई है। उन लोगों ने वहाँ इंतज़ार करना ही बेहतर समझा। शाम तक जब साक्षी और उसकी माँ आई तो मालती जी और सुरेश जी को देखकर उन्होंने मुंह बिगाड़ लिया। शकुंतला जी गुस्से में बोली, क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? क्या मेरी बेटी की खुशी आप लोगों को अच्छी नहीं लगती? अरे अब आप लोगों से मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं है। मालती जी बोली, समधन जी ऐसा ना कहिए, हम भलक साक्षी का बुरा क्यों चाहेंगे? यह हमारे लिए बहू नहीं बेटी समान है। अब इतनी बड़ी विपत्ति हम पर आई है कि हम तो सिर्फ इस इंश्योरेंस के पैसे के बारे में बात करने आए हैं। साक्षी चिल्लाकर बोली, कौन से पैसों की बात कर रही हैं आप? पुनीत मेरा पति था, इसीलिए उन पैसों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, समझिए आप। और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अब जाइए यहाँ से, मेरा मूड मत खराब कीजिए। मालती जी बोली, बहू ऐसा ना करो, हम कैसे चुका पाएंगे सब कर्ज? आखिर मेरे बेटे ने तुम्हारी खुशी के लिए ही तो अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू किया था। क्या मेरे बेटे की कमाई पर या उसके
इंश्योरेंस के पैसे पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तुम हमारे साथ इतना बड़ा न्याय कैसे कर सकती हो? साक्षी बोली, नहीं है आपका कोई अधिकार। आपको एक बार कह दिया तो बात समझ में नहीं आती। आज के बाद कभी हमारे घर में कदम भी मत रखिएगा और दोबारा अगर आए तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। दरवाज़ा खुला है, आप दोनों जा सकते हैं यहाँ से। शुक्र मनाओ कि उस घर पर अभी तक मैंने अपना अधिकार नहीं जमाया है, वरना रास्ते पर भीख मांगते हुए नजर आओगे दोनों के दोनों। बेहतर है सामान समेटो और किसी भी वृद्धा आश्रम में चले जाओ, पर कभी मेरे घर मत आना। अब जाओ यहाँ से। मालती जी और सुरेश बाबू वहाँ से बेइज्जत होकर अपने घर चले आए। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करें। उधर साक्षी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बहुत कोशिश की कि एबॉर्शन करवा ले, लेकिन देर से पता लगने के कारण डॉक्टर ने यह सब करने से मना कर दिया था। तो उसकी माँ अपनी बेटी को दूसरे शहर ले गई, क्योंकि यहाँ रहती तो लड़के वालों को उन पर शक हो जाता। समय धीरे धीरे बीता। उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया और अगले दिन ही उसकी माँ उस नन्हे से बच्चे को उसकी सास की गोद में पटक गई, यह कहते हुए कि संभालो अपने इस अमानत को, इसके कारण मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मालती जी ने अपने पोते को अपने आंचल में समेट लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। सुरेश बाबू ने सोच लिया था कि अब वह खुद के लिए ना सही, लेकिन पोते के लिए यह लड़ाई को ज़रूर लड़ेंगे। तभी सुरेश जी उठे और बाहर जाने लगे। मालती जी बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? सुरेश बाबू बोले, नहीं मालती, हमारे बेटे की कमाई पर उसके बेटे का हक है और यह हक तो मैं लेकर रहूँगा। मालती जी बोली, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? साक्षी और उसके परिवार वाले तो कभी नहीं मानेंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बेकार में इस उम्र में आप क्यों परेशानी मोल ले रहे हो? सुरेश बाबू बोले, तो तुम क्या चाहती हो? इस घर को बेच दूं और वृद्धा आश्रम चले जाऊं? मालती, अकेले होते तो फिर भी ऐसा कर लेते, लेकिन इस बच्चे का क्या? उसका भविष्य तो हम दोनों को ही संवारना है। क्या बेटा जीते जी हमारे साथ अपने बच्चों के साथ ऐसा होने देता? नहीं मालती, हम कानून की सहायता लेंगे, पर वर कुछ नहीं। आखिर कानूनी तौर पर पति की कमाई पर पत्नी का अधिकार है, तो कर्जा माता पिता के लिए क्यों है? आखिर कानून के किताब में इसका कोई तो तोड़ होगा, कोई तो व्यवस्था की गई होगी। हम यहाँ अपना सर पटक पटक कर बैठे नहीं रह सकते। बुजुर्ग हुए हैं तो क्या हुआ, हौसला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं जा रहा हूँ वकील के पास, अब तो इसका फैसला कोर्ट ही करेगा। इतना कहकर सुरेश बाबू वकील से मिलने के लिए चले गए। उन्होंने वकील को वो सारे कागजात दिखाए जो उनके बेटे पुनीत ने बिजनेस करते समय पैसे खर्च किए थे। उन्होंने वकील को सारी बात बताई कि हमारी बहू घर से सारे जेवर, पैसे सब कुछ लेकर चली गई है और पोते को हमारे पास छोड़ गई है। हमारा कभी सम्मान नहीं करती थी और आज हम पर सारे कर्ज छोड़कर फिर से शादी करने चली है। साल भर नहीं हुए हमारे बेटे को गुजरे हुए
और वह इस तरह रंग बदलने लगी। क्या वह इसी दिन का इंतजार कर रही थी? हमें इंसाफ चाहिए। इतना कहकर सुरेश बाबू फूट फूट कर रोने लगे। आए दिन कोर्ट कचहरी का चक्कर लगने लगा। सुरेश बाबू का हौसला कम ना हो, इसीलिए मालती जी उनके साथ लड़ाई में शामिल हो गई और जानते थे कि यह आसान नहीं है, पर लड़नी तो पड़ेगी। आखिर बूढ़े माँ बाप को इंसाफ कैसे मिलेगा? मालती जी ने कहीं से पता लगाया कि साक्षी की शादी किस घर में हो रही है। एक दिन वह दोनों दंपति उस घर में पहुंच गए और अपनी आप बीती उन लोगों के सामने रख दी और बोला, ईश्वर ना करे जो हम पर बीत रही है कभी आप पर बीते। पर अगर आपने अपने बेटे की शादी उस लड़की से की तो सोचिए, आज जो हमारे साथ हो रहा है कल को आपके साथ भी हो सकता है। लड़के के माता पिता चौकन्ने हो गए और उन्होंने उसी दिन मनमोहन बाबू को फ़ोन करके साक्षी के साथ अपने बेटे का रिश्ता तोड़ दिया। सब कुछ अपने हाथ से फिसलता हुआ देख साक्षी एक दिन घर आ पहुंची। उस वक्त मालती जी घर पर नहीं थी और पोता अपने दादाजी के साथ खेल रहा था। सुरेश बाबू भी अब ज़्यादातर बीमार रहने लगे थे, इसीलिए वह घर पर ही रहते थे। साक्षी और उसकी माँ सुरेश बाबू से सारे कागजात पर साइन करवाकर राहुल को अपने साथ ले गई। मालती जी घर लौटी तो सुरेश बाबू के हार्ट अटैक से मौत हो गई। साक्षी और उसकी माँ ने सुरेश बाबू को इतना टॉर्चर किया कि वह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाए और बीच मझधार में ही मालती जी का साथ छोड़कर चले गए। उधर साक्षी बेटे को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई थी। उनके पास एक ही सहारा था, वह भी माँ बेटी उनसे छीन लिया था। किस्मत की मारी मालती जी बहुत दुखियारी हो गई थी और दर दर की ठोकरें खाती फिरती थी। न जाने कितने दरवाजे खटखटाई, कितनी मिन्नतें करी, पर किसी ने भी उनकी पुकार नहीं सुनी। लेकिन वह भी हार मानने वाली महिला नहीं थी। बरसों बाद फिर एक बार उनकी फाइल खुली। आज फिर उम्मीद भरी आस लेकर वह अदालत पहुंची। जज साहब अपनी कुर्सी पर आकर बैठ चुके थे और अपनी फाइल में कुछ दर्ज कर रहे थे कि तभी मालती जी हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, जज साहब, थक गई हूँ अकेले लड़ते लड़ते। अब और ताकत नहीं बची है इन बूढ़ी हड्डियों में लड़ने की। जैसी ही यह आवाज़ जज साहब के कानों में पड़ी और उन्होंने तेज़ी से अपनी नज़र ऊपर उठाकर सामने देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई। उस जज की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी दादी को आज वर्षों बाद सामने देखकर राहुल को खुद को रोक नहीं पाया। उम्र करीब 95 साल थी। हाथ पैर बिल्कुल कुरकुरे हो चुके थे, जैसे मात्र हड्डी ही बची हो। राहुल का दिल जार जार रो रहा था। दिल कर रहा था कि दौड़कर अभी दादी को गले से लगा लूं, लेकिन फिर किसी तरह खुद को रोका और वहीं से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। दादी की सारी बातें सुनकर जज ने छोटे से ब्रेक लिया और पूरी तहकीकात की तो एक अधिकारी बोला, सर, एक बूढ़ी अम्मा अरसों से धक्के खा रही है, लेकिन आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। सबकी जेब पहले से ही पैसों से भर दी जाती है, अभी तक बेचारी को इंसाफ नहीं मिला। कुछ देर बाद जज वापस आकर अपने कुर्सी पर बैठे
और अपना फैसला सुनाया। अपनी माँ और नानी को 7 साल की सज़ा सुनाई। यह सुनते ही शकुंतला जी और साक्षी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राहुल कभी उनके खिलाफ भी जा सकता है। अदालत से लोग उठकर सब जा चुके थे और जज साहब अपनी कुर्सी से उठे और अपनी दादी के पैर छूकर उन्हें गले से लगा लिया। मालती जी पहचानी ही नहीं। राहुल बोला, दादी, मैं आपका राहुल। देखो, आपका राहुल जज बन गया है। राहुल बेटा, राहुल कहते हुए मालती जी ने उसे गले से लगा लिया। अदालत के बाहर जब शकुंतला जी और साक्षी को जेल ले जाया जा रहा था तो साक्षी उल्टा सीधा मालती जी को बोलने लगी। आज मालती जी के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने एक जोर का थप्पड़ साक्षी अपनी बहू के गाल पर जड़ दिया और बोली, तू कितनी बेशरम औरत है, यह मैंने नहीं सोचा था। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की? अब तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगी। अब भुगतो माँ बेटी सज़ा। आस पड़ोस के सभी लोग साक्षी पर थू थू करने लगे और कहने लगे, हे भगवान, ऐसी लड़की तो कभी किसी बाप को ना दे और ना ही किसी की बहू बनाए, वरना हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देगी। दूसरी महिला ने कहा, ऐसी ही लड़कियों की वजह से अच्छी लड़कियां भी बदनाम होती है। सभी लोगों ने मालती जी की हिम्मत की सराहना की और सभी शकुंतला जी की थू थू कर रहे थे कि कैसी माँ है जो जीते जी अपने ही बेटी की ज़िंदगी उजाड़ दी। साक्षी को पुनीत के सारे इंश्योरेंस के पैसे वापस करने पड़े और उनके घर भी करने पड़े। यहाँ तक कि बैंक को नोटिस भी दिया गया कि पुनीत के पैसों से हर महीने 20,000 रुपये उसकी माता को जीवन यापन के लिए दिया जाए। आखिरकार साक्षी को मुंह की खानी पड़ी। मालती जी ने सबका कर्ज वापस किया। मालती जी बोली, कैसी जीत है जो हमें अच्छी नहीं लगी। बेटा और पति का मेरा साथ छोड़कर मुझे बेसहारा कर गए। अब मैं जी कर क्या करूँगी? राहुल दादी के आंसू पोंछते हुए बोला, दादी, जीना तो पड़ेगा ही, यही तो नियति का खेल है। जाने वाले चले जाते हैं और पीछे से उनके अपनों को उनकी यादों के सहारे जीना पड़ता है। आप तो समाज के लिए एक आईना है। ना जाने इस दुनिया में कितने ही माता पिता ऐसे होंगे जो अपने बेटे के जाने के बाद इस स्थिति का सामना करते होंगे। आप उनके लिए प्रेरक बनिए ताकि आपका भी समय कट जाए और उन्हें भी इंसाफ मिल जाए, क्योंकि बेटे की कमाई पर बूढ़े माता पिता का भी अधिकार होता है और आप अकेली नहीं हैं। मैं हूँ ना दादी आपके साथ। आपको जीना होगा सिर्फ मेरे लिए। मालती जी ने पोते को गले से लगा लिया और राहुल दादी को अपने साथ अपने घर ले गया। वहाँ राहुल ने अपनी दादी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। राहुल बोला, दादी, आप कुछ करती क्यों नहीं हो जो आपका समय आसानी से कट जाया करे? मालती जी बोली, बेटा, अब करने को क्या बचा है? तो राहुल ने मालती जी को संस्थाओं से जुड़वा दिया और वृद्ध माता पिता जिनके बेटे बहू उन्हें परेशान करते या उनके साथ इंसाफ नहीं होता तो उनके लिए वह खड़ी होती थी। और इसी तरह उन्होंने अपना समय दूसरों के लिए बिताना शुरू कर दिया। और राहुल ने दादी की बची हुई संपत्ति दादा और पापा की
वृद्धा आश्रम के नाम करवा दी। कुछ दिनों के बाद एक अच्छी लड़की देखकर राहुल की शादी कर दी। बीना भी अपनी बूढ़ी दादी का बहुत ख्याल रखती और खुशी खुशी रहती। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।